140 सीटों के रुझान आगे सुकेश, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक, जिसमें 74 पर कांग्रेस आगे है और 45 पर बीजेपी आगे है और जेडीएस 16 पर। यानी जेडीएस का यहां जो आंकड़ा दिख रहा है लगभग वही आंकड़ा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी दिख रहा है। सिर्फ 140 सीटों के रुझान अभी तक ईसी की वेबसाइट पर हैं। 140 में से 74 कांग्रेस, 45 बीजेपी और 16 जेडीएस। लेकिन ये जो न्यूज 24 पर आंकड़ा है ये लेटेस्ट है बिल्कुल। 140 सीटें कांग्रेस छू रही है। बीजेपी का हाल 63 सीटों पर काफी बुरा है इस समय और जेडीएस 18। अबे दुबे, बीजेपी 63 सीटों पर अगर इसके आसपास आती है तो जाहिर है तो बड़ा झटका उसके लिए होगा, ये देखते हुए कि प्रधानमंत्री ने भी आखिरी 15 दिनों में वहां डेरा डाल दिया। ये बहुत बड़ी पराजय है और लगातार मीडिया में जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के हमदर्द हैं और उनके प्रवक्ताओं की बात तो मैं कहता नहीं, उनको तो करना ही चाहिए। वो लोग नरेंद्र मोदी को एक मिथकीय पुरुष बिल्कुल के रूप में पेश करते हैं कि मोदी जी आएंगे सब कुछ पलट देंगे। बार बार मोदी जी विभिन्न प्रदेशों में नाकाम होते हैं लेकिन ये मुहिम लगातार चलती है। मैं कल आपको एक चैनल की उदाहरण, उस चैनल का जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी थी उसका कहना था, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कि भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को 120 से 140 के बीच सीटें मिल सकती हैं। लेकिन चैनल क्या कह रहा था? चैनल ये कह रहा था कि इस चुनाव की सबसे मुख्य बात, पहली बात, नरेंद्र मोदी की वजह से भाजपा के 25% वोट बढ़े। उसके लिए पहली मुख्य बात ये नहीं थी कि भाजपा हार रही है, ये नहीं थी कि कांग्रेस जीत रही है। वो वाली मुख्य बात ये थी कि आपकी बात को मैं जोड़ना चाहता हूं, यही कार्यकलाप कांग्रेस का था जब इंदिरा गांधी शीर्ष पे होती थी। ठीक कह रहे हैं आप, पूरी तरह से इंदिरा गांधी पे निर्भर, और कार्यकर्ता खुद से काम करना बंद कर दिए, आरएसएस के लोग करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये इतनी निर्भरता किसी भी राष्ट्रीय पार्टी की एक नेता पर सेल्फ डिफीटिंग है, मुस्तकबिल के लिए उसके अच्छी नहीं है। ओके विकास पाठक, विकास 140, 63, 18, कांग्रेस 140, 140, बीजेपी सिर्फ 63, 63 और जेडीएस 18। आपको इस आंकड़े की उम्मीद थी, संभावना आपको दिखाई दे रही थी विकास? देखिए, अर्ली काउंटिंग है लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था शायद आप ही के शो पे कि कांग्रेस का एज जो है वो क्लियर था इस इलेक्शन में। और जो साफ समझ में आ रहा था, कांग्रेस के पास दो बड़े नेता थे, चाहे आपस में उनकी बनती हो ना बनती हो, लेकिन येदियुरप्पा के बाद बीजेपी में उस तरह का फेस नहीं था और एंटी इनकम्बेंसी भी बीजेपी के ऊपर लागू थी। और मैंने जैसे कहा था कि जो पोलराइजेशन भी काफ़ी कर्नाटका में हुआ था, उसमें यदि कोई मुस्लिम वोट जो है बढ़ता हो बिटवीन कांग्रेस एंड जेडीयू, वो भी ज़्यादा अनुपात में कांग्रेस पे ही जाएगा। डीके शिव कुमार जो है वो वोकलेगा भी हैं, तो वो वोट भी स्प्लिट कर सकता है। तो कांग्रेस का मतलब जितनी भी चीज़ों पर आप देखिए कर्नाटका के अंदर एज था। इस एज का मतलब नेशनल पॉलिटिक्स पे क्या होगा वो कुछ भी कहना मुश्किल है, बल्कि हो सकता है ना भी हो, क्योंकि पिछले 5 साल पहले भी हमने देखा था जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव थे, उनसे बिल्कुल उल्टा लोकसभा का नतीजा आया था। लेकिन कर्नाटका स्टेट में देखिए, रीजनल और नेशनल पॉलिटिक्स वो अलग चीज है, और कर्नाटका स्टेट में क्लियर दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस का एज है। सुकेश एक सेकंड, मेरा आपसे सवाल है, आप सवाल बाद में पूछ लीजिएगा। मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या हम लोग बीजेपी को बहुत ज्यादा करके आंक रहे थे क्या कर्नाटक के संबंध में? क्योंकि जो विकास कह रहे हैं बिल्कुल सही है, कांग्रेस के पास इतने सारे तुरुप के इक्के थे कर्नाटक में। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष वहीं से आते हैं, डीके शिव कुमार वो कलिगा बड़े नेता वहीं से आते हैं, सिद्धरामैया जैसे ताकतवर नेता, फिर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब उतर गए और कांग्रेस का वहां पर काडर भी मजबूत है। फिर परंपरा, हर 5 साल में सरकार बदलती है, बीजेपी बैकफुट पर शुरू से। उसके बावजूद क्या हम बीजेपी को ज्यादा आंक रहे थे क्या इस बार इस लड़ाई में, आमने सामने की लड़ाई में? नहीं, ये जो एज की बात हो रही है ये एज नहीं था। अब ये पता चल रहा है कि वहां मैसिव एंटी इनकम्बेंसी थी, वहां लोग कांग्रेस को लाना चाहते थे। एज से आप किसी तरीके से 113 के आंकड़े पे पहुंचते हो। अगर 65 और 130 हो तो ये एज नहीं होता, 135 हो तो वो एज नहीं होता। पहली बात, हम ज्यादा आंकते हैं क्या जब आप ये देखते हैं कि एक ऑनस्लॉट बीजेपी का होता है, मीडिया ऑनस्लॉट, सोशल मीडिया ऑनस्लॉट, और वो जो लार्जर देन लाइफ एक इमेज बनाई जाती है। तो और ये बात जरूर है कि प्रधानमंत्री उनके सबसे बड़े वोट कैचर हैं। ये ओवर डिपेंडेंस हो सकता है बीजेपी का उनके ऊपर, लेकिन कांग्रेस का वहां काडर का मजबूत होना,
बहुत सालों बाद कांग्रेस का एक हंगर फॉर पावर दिखना कि हमको पावर में आना है, और अपनी सारी कमियों को छुपाते हुए डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की लड़ाई को एक तरफ रखते हुए बड़ी ताकत का, देखिए ताकत सिर्फ मैन पावर की नहीं होती है, आपके बड़े नेता की नहीं होती है, ताकत रिसोर्सेस की होती है। बीजेपी आज की तारीख में एक बड़ी रिसोर्सफुल पार्टी है। आज की तारीख में पहले जो वो काउ बेल्ट की पार्टी थी, साउथ में कर्नाटक में वो लिंगायतों की पार्टी थी, वो लिंगायत की पार्टी भी अब नहीं है। ये एक अच्छी खबर बीजेपी के लिए हो सकती है कि इस हार के बाद वो एक नई लीडरशिप वहां डेवलप करे। इस हार के बाद और इसको एनालिसिस करने के बाद वो क्या हर समुदाय में घुस पाए हैं, क्या पेनिट्रेट कर पाए हैं क्या, या बिना किए नहीं 113 पा सकते हैं। आज तक 113 का आंकड़ा बीजेपी को नहीं मिला। 110 था तो हाईएस्ट परफॉर्मेंस। बहुत कुछ बीजेपी को सीखने को मिलेगा। लेकिन आपने कहा कि हम क्या ज्यादा आंकते हैं, जब एक विनिंग स्ट्रीक में हो कोई पार्टी और सेंटर में नरेंद्र मोदी ऐसा नेता हो तो एक वो अपने आप आ जाता है कि नहीं भाई नरेंद्र मोदी हार नहीं सकते। जो कह रहे थे अभय दुबे कि नहीं भाई नरेंद्र मोदी को हराया नहीं जा सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी की 19 सभाएं, 6 रोड शो, 25 किलोमीटर 27 किलोमीटर का रोड शो, दूसरे दिन 13 किलोमीटर का रोड शो, तो नरेंद्र मोदी को ये लेना पड़ेगा ओनस अपने ऊपर कि हमारे इस मैसिव कैंपेन की वजह से भी के बाद भी हम जिता नहीं पाए। मतलब राजीव, इसका मतलब आप ग्राउंड पर थे क्या? सम्मानजनक नहीं है। हाँ वही, अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो दूने का फर्क। बहुत बढ़िया। एक मिनट, दिल्ली महानगर पालिका के चुनाव में मैं मानता हूं कि भाजपा ने कोशिश करके तमाम तरह की तिकड़मों और युक्तियों का सहारा लेकर अपनी पराजय को सम्मानजनक बना लिया था। यहां तो वो भी स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही। एग्जैक्टली वही राजीव, अगर ये कह सकते हैं अगर प्रधानमंत्री नहीं होते या नहीं इतना जोर शोर से प्रचार करते तो बीजेपी का हाल और बुरा होता। बिल्कुल बुरा होता। कितना बुरा और होता? दूसरी बात ये है, देखिए मैं थोड़ा इसको अलग तरीके से देखा। मैं 17-18 जिलों में गया और उन जिलों में गांव कस्बों में भी गया। आपको सुन के ये आश्चर्य होगा कि मेरे साथ मेरे कैमरामैन भी थे और ड्राइवर भी थे। उन 17-18 जिलों में मैंने कांग्रेस पार्टी का एक झंडा नहीं देखा, एक झंडा, एक रैली नहीं, एक रोड शो नहीं। तो कांग्रेस ने बीजेपी को हराया है ये कहना, चूंकि विकल्प वही थी। दरअसल कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को हराया है और प्रधानमंत्री को हराया है। हिमाचल प्रदेश में भी यही हुआ था। वहां पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत बैनर पोस्टर लगाए, एक होर्डिंग, एक झंडा, मैं कह रहा हूं 2 बाई 3 इंच का भी झंडा मैंने नहीं देखा पूरे कर्नाटक में। 16 डिस्ट्रिक्ट 17 डिस्ट्रिक्ट में गया। मतलब आप ये कह रहे हैं चुनाव से बहुत पहले जनता मन बना चुकी थी बीजेपी को जनता मन बना चुकी थी कि इनको हटाना है। पहला कारण ये था कि बासवराज बोम्मई, बिल्कुल उनमें कोई अपील नहीं थी। दूसरे, लिंगायतों में ये गुस्सा उनके सबसे बड़े नेता येदियुरप्पा का। और तीसरा, जेडीएस जीता तो बीजेपी के साथ जा सकता है। तो जेडीएस का जो मुस्लिम वोटर था, मैं बार बार उस दिन भी आपसे कह रहा था कि निखिल कुमारस्वामी जो सीट रामनगरम है, वहां इकबाल हुसैन 4 बार से इनके परिवार से चुनाव हार रहे हैं। 45,000 मुसलमान वोट है, 50,000। सबसे ज्यादा वोटिंग इस बार मुसलमानों ने उस सीट पर की है। इकबाल हुसैन कहीं निखिल कुमारस्वामी की ओपनिंग ही ना खराब कर दे, बोनी जिसको कहते हैं। पहला चुनाव है उनका। और उसके बगल का जो चंद्रियापटना क्षेत्र है, जहां से एचडी कुमारस्वामी बहुत सेफ सीट समझ के लड़ रहे हैं, वहां से बीजेपी के सीपी योगेश्वर चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले 4 बार विधायक रह चुके हैं। और वो भी लड़ाई देखिएगा, बीजेपी वर्सेस कुमारस्वामी की इतनी, मतलब वहां ट्रायंगुलर हो गई है। तो वहां का भी कोई दिलचस्प आंकड़ा सामने ना आ जाए, ये भी देखने वाली बात है। विनोद जी, इसको इस तरह क्यों नहीं देख सकते फिर कि वहां पर हर 5 साल में सरकार तो बदलती है, वहां की जनता इतनी समझदार या इतनी अलर्ट है, इतनी कॉन्शियस है कि वो 5 साल से ज्यादा किसी को मौका देती नहीं है। और जैसा राजीव बता रहे हैं, कांग्रेस ने प्रचार किया या नहीं किया जमीन पर, उनको पता था कि जनता ने हर 5 साल की तरह इस बार सरकार बदल देनी है। देखिए, मैं रेट्रोस्पेक्टिव विजडम में बिलीव नहीं करता। अब हम सबका जो रेट्रोस्पेक्टिव विजडम है वो बोल रहा है। मैं अब भी बहुत सदी हुई बात कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि ये जो कैंपेन, ये जो चुनाव बीजेपी हारी है, वो बीजेपी अपनी कारकर्दगियों के कारण हारी है। और उसके साथ साथ उन कारकर्दगियों में उसकी बैड गवर्नेंस है, बैड सिलेक्शन ऑफ फेसेस लीडरशिप है, और केंद्र का परस्पर ये कोशिश कि वहाँ पर जो प्रांतीय नेता हैं, मजबूत हैं, वो मजबूती से ना उभरें,
ऐसे लोग वहाँ पर नियुक्त किए जाएं जो हमारे हुक्म के गुलाम हों। ये बिल्कुल ओल्ड टाइम इंदिरा कांग्रेस की तरह है और कांग्रेस को इससे सबक सीखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा, कम साधनों के साथ लड़ा। मैं मानता हूँ, माजरत चाहूँगा आपसे, कि आज के दिन झंडा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आज के दिन सोशल मीडिया है, आज के दिन आप मैसेजिंग डायरेक्टली कर सकते हैं फ़ोन पे लोगों के साथ। लेकिन वहाँ पर डिसाइसिव फैक्टर ये था कर्नाटक में, जो मेरी नज़र में, कि कौन अच्छी सदी हुई लोकल भाषा में बात कर कर उनको बताता है। प्रधानमंत्री के आप करवाते रहिए भाषण। देखिए प्रधानमंत्री, मैंने पहले भी कहा था कि एक भाषण दे रहे थे एक जगह पर और उनका इंटरप्रेटर जो है उसने, जब उन्होंने थोड़ा सा बोल के रुके तो लगातार बोलता जा रहा है, तो झुंझला गए प्रधानमंत्री स्वयं और वो पीट करके खड़े हो गए ताकि उसको लगे कि भाई चुप हो जाऊं, उसको ये दिखाने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि ये कहना, देखिए हर किसी नेता की लिमिटेशंस होती हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनकी भाषण, उनकी ऑरेटोरिकल स्किल्स जो हैं वो बड़े अच्छे से नॉर्दर्न इंडिया में चलते हैं, जहाँ पर हिंदी भाषी लोग रहते हैं। लेकिन जहाँ पर लोकल लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं वहाँ पर उनका जो मैसेज होता है, हाफ ऑफ इट गेट्स गेटिंग लॉस्ट इन ट्रांसलेट और ट्रांसलेशन। तो मैं समझता हूँ कि लिमिटेशंस थी, केंद्रीय स्तर पे थी और